नमस्कार साथियों। रहस्य और रोमांच से भरपूर चंद्रकांता संतति खंड 1 पार्ट 3 का 7वां बयान लेकर के मैं आपका मित्र राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं 7वां बयान। रात आधी से ज़्यादा जा चुकी है। किशोरी अपने कमरे में मसेरी पर लेटी हुई न मालूम क्या क्या सोच रही है। हाँ, उसकी डबडबाई हुई आँखें ज़रूर इस बात की खबर देती है कि उसके दिल में किसी तरह का द्वंद्व मचा हुआ है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है। घड़ी घड़ी करवटें बदलती और लंबी सांसें लेकर रह जाती है। यकायक कमरे के बाहर से कोई तड़फा देने वाली आवाज़ उसके कान में आई, जिसके सुनते ही वह बेचैन हो गई। किसी तरह लेटी न रह सकी, पलंग से नीचे उतर पड़ी और दरवाज़ा खोल बाहर इधर उधर देखने लगी। वह आवाज़ किसी के सिसक सिसक कर रोने की थी। कमरे के बाहर 8 दर का दालान था, जहाँ एक खंबे के सहारे खड़ी बिलक बिलक कर रोती हुई एक कमसिन औरत को किशोरी ने देखा। खंबे और उस औरत पर चांदनी अच्छी तरह पड़ रही थी। पास जाने से मालूम हुआ कि सर्दी से वह औरत कांप रही है, क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर न था जिससे सर्दी का बचाव होता। किशोरी का दिल तो पहले ही से जख्मी हो रहा था। वह इस तरह से विलक विलक कर किसी को रोते कब देख सकती थी। जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा, तुम पर क्या आफत आई है जो इस तरह बिलक बिलक कर रो रही हो? औरत, हाय, मेरे ऊपर वह आफत आई है जो किसी तरह टल नहीं सकती। किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बैठाकर बातचीत करने लगी। इस औरत की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा न होगी। यह हर तरह से खूबसूरत और नाजुक थी। इसके बदन में जो कुछ जेवर था, उसके देखने से साफ मालूम होता था कि यह ज़रूर किसी बड़े ख़ानदान की लड़की है। किशोरी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहोगी और मुझे बहन समझकर कुछ न छिपाओगी। औरत, बहन, मैं ज़रूर अपना हाल तुमसे कहूँगी, क्योंकि तुम भी उसी बला में फंसी हो जिसमें मैं भी फंसी हुई हूँ। किशोरी चौंक कर, क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुल्म किया गया है? औरत, बेशक। किशोरी लंबी सांस लेकर के, हे ईश्वर, मैंने तो किसी के साथ बुराई नहीं की थी, फिर क्यों यह दुख भोग रही हूँ? औरत, मगर मैं अब इस जगह ठहर नहीं सकती। किशोरी, सो क्यों? क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है? औरत, नहीं नहीं, डर किसी बात का नहीं है, पर इस समय मुझे किसी की मदद से निकल भागने की उम्मीद है, इसलिए अपने कमरे से निकल यहाँ तक आई थी। किशोरी, क्या कोई तरकीब निकाली गई है? औरत, हाँ, और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहाँ से भाग सकती हो। इसी राज्य का एक ज़बरदस्त आदमी आज हमारी मदद करेगा। यह सुनकर किशोरी बहुत ही खुश हुई। वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है, उस पर क्या दुख पड़ा है, यह सब पूछना तो बिल्कुल भूल गई और निकल भागने की खुशी में उस औरत का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेम से उसकी तरफ देख पूछने लगी, क्या तुम्हारी मदद से मेरा भी छुटकारा यहाँ से हो सकता है? औरत, ज़रूर हो सकता है, मगर अब देर न करना चाहिए। इसके जवाब में किशोरी कुछ कहा ही चाहती थी कि सामने का दरवाज़ा खुला और एक हसीन औरत अंदर आती हुई दिखाई पड़ी। इसकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की होगी। सफ़ेद गेहूँ का सा रंग, कद न लंबा न नाटा, बदन साफ और सुडौल, नमकीन चेहरा, रस भरी आँखें, नाक में एक हीरे की कील के अलावा 2-4 मामूली गहने पहरे हुए थी। तो भी वह इस लायक थी कि ऊंचे दर्जे के खूबसूरतों की पंक्ति में बैठ सके। इसे देखते ही वह औरत जो किशोरी के पास बैठी थी चौंकी और उसकी तरफ देखकर बोली, लाली, इस समय तुम्हारा यहाँ आना मुझे ताज्जुब में डालता है। लाली, लेकिन यह सुनकर तुम्हें और भी ताज्जुब होगा कि मैं तुम्हारे पंजे से बेचारी किशोरी की जान बचाने के लिए आई हूँ। इतना सुनते ही उस औरत का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे पर जो अभी तक उदासी छाई हुई थी बिल्कुल जाती रही और तमतमाहट आ मौजूद हुई।
उसकी आंखें भी जो डबडबाती हुई थी खुश्क हो गई और उनमें गुस्से की सुर्खी दिखाई देने लगी। वह इस निगाह से लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हुकूमत रखती हो। लाली को किशोरी भी पहचानती थी, क्योंकि यह उन हसीनों में से थी जो किशोरी का दिल बहलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थी। हुकूमत भरी निगाहों से कई शायद तक लाली की तरफ देखने के बाद वह औरत फिर बोली, लाली, क्या तू आज पागल हो गई है जो मेरे सामने इस तरह से बेअदब होकर के बोलती है? लाली, तू कौन है जो मेरे साथ अदब का बर्ताव करूं? औरत खड़ी होकर, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? लाली, कुंदन, मैं तुझे खूब जानती हूँ, मगर तू ये नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है, जिससे तू मेरा कुछ नहीं कर सकती और न अपनी बेईमानी का जाल ही बेचारी किशोरी पर फैला सकती है। इतना सुनते ही वह औरत, जिसका नाम कुंदन था, लाल हो गई और अपने जोश को किसी तरह संभाल न सकी। छुरा जो कमर में छिपाए हुए थी हाथ में ले लिया और मारने के लिए लाली की तरफ झपटी, मगर लाली ने झट अपने बगल से एक नारंगी निकालकर उसे दिखाई और पूछा, क्या तू भूल गई कि इसमें कितनी फांकें हैं? नारंगी देखने के साथ ही और लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश जाता रहा। खौफ और घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वह एक चीख मार करके ज़मीन पर गिर पड़ी। अब हम पढ़ेंगे 8वां बयान। रोहतासगढ़ किले के सामने पहाड़ी से कुछ दूर हटकर बीरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। चारों तरफ फौजी आदमी अपने अपने काम में लगे हुए दिखाई देते हैं। कुछ फौज आ चुकी और बराबर चली ही आती है। बीच में राजा बीरेंद्र सिंह का कारचोबी खेमा शान शौकत के साथ खड़ा है। उसके दोनों बगल कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का खेमा है। सामने और पीछे की तरफ दुपट्टी बड़े बड़े सरदारों और बहादुरों का डेरा पड़ा है। बाजार लगने की तैयारी हो रही है। लड़ाई का सामान इतना इकट्ठा हो रहा है कि देखने से दुश्मनों का कलेजा दहल जाए। डेरा खड़ा होने के दूसरे दिन कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह, तारा सिंह, जगन्नाथ, ज्योतिषी जी, फतेह सिंह, पुराने सेनापति जो नौगढ़ में थे, और नाहर सिंह इत्यादि को साथ लिए राजा बीरेंद्र सिंह भी आ पहुँचे और सब लोग अपने अपने खेमे में उतरे। पन्नालाल गयाजी में और रामनारायण तथा चुन्नीलाल चुनारगढ़ में रखे गए। इस लड़ाई के लिए सेनापति की पदवी नाहर सिंह को दी गई। तीसरे दिन और भी फौज आ जाने पर 5 झंडे 50,000 फौज का निशान खड़ा किया गया। बहादुरों के चेहरों पर खुशी मालूम होती थी। सब इस फिक्र में थे कि जहाँ तक हो लड़ाई जल्दी छिड़ जाए, और बेशक 1 ही 2 दिन में लड़ाई छिड़ जाने की उम्मीद थी, मगर बीरेंद्र सिंह के लश्कर पर यकायक ऐसी आफत आ पड़ी कि कुछ दिनों तक लड़ाई रुकी रही। इस आफत के आने का किसी को स्वप्न में भी गुमान न था, जिसका हाल हम आगे चलकर लिखेंगे। राजा दिग्विजय सिंह का पत्र लेकर उसका एक अय्यार बीरेंद्र सिंह के पास आया। बीरेंद्र सिंह ने पत्र लेकर मुंशी को पढ़ने के लिए दिया। उसमें जो कुछ लिखा था उसका संक्षेप यह है। हमारे आपके बीच कभी की दुश्मनी नहीं, तो भी न मालूम आपस में लड़ने या बिगाड़ पैदा करने का इरादा आपने क्यों किया। खैर, इसका सबब जो कुछ हो हम नहीं कह सकते, मगर इतना याद रखना चाहिए कि 50 वर्ष लड़कर भी यह किला आप हमसे नहीं ले सकते। अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो भी आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम आपसे लड़ेंगे और मैदान में निकलकर बहादुरी दिखाएंगे। अगर आपको अपनी बहादुरी या जवामर्दी का घमंड है तो फौज की जान क्यों लेते हैं? एक पर एक लड़के फैसला कर लीजिए। बहादुरों की कार्रवाई देखने के बाद हमसे और आपसे द्वंद्व युद्ध हो जाए। आप हम पर फतेह पाइए तो ये राज्य आपका हो जाए, नहीं तो आप हमारे मातहत समझे जाएं। अफसोस, इस समय हमारा लड़का मौजूद नहीं है। अगर होता तो आपके दोनों लड़कों से वह अकेला ही भिड़ जाता। इसके पत्र के जवाब में जो कुछ राजा बीरेंद्र सिंह ने लिखा, हम उसका भी संक्षेप नीचे लिख देते हैं। आप हमारे राज्य में घुसकर किशोरी को ले गए। क्या यह आपकी ज़बरदस्ती नहीं है? क्या इसे लड़ाई की बुनियाद कायम करना नहीं कह सकते? हाँ, अगर आप किशोरी को इज्जत के साथ हमारे पास भेज दें तो हम बेशक अपने घर लौट जाएंगे। नहीं तो याद रहे,
हम इस किले की एक एक ईंट उखाड़ कर फेंक देंगे जिसकी मजबूती पर आप घमंड करते हैं। हम लोग द्वंद्व युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। जिसका जी चाहे एक पर एक लड़के हौसला निकाल लें। आपका लड़का मेरे यहाँ कैद है। यदि आप किशोरी को हमारे पास भेज दें तो हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस पत्र के जवाब में रोहतासगढ़ के किले से तोप की एक आवाज़ आई। अब लड़ाई में किसी तरह का शक न रहा। दोनों तरफ के अय्यार अपनी अपनी कार्रवाई दिखाने पर मुस्तैद हो गए और उन लोगों ने जो कुछ किया उसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। रोहतासगढ़ किले के अंदर राजमहल की अटारियों पर चढ़ी हुई बहुत सी औरतें उस तरफ देख रही है जिधर वीरेंद्र सिंह का लश्कर पड़ा हुआ है। कुंवर कल्याण सिंह के गिरफ्तार हो जाने से किशोरी को एक तरह की निश्चिंती सी हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा डर उसे अपनी शादी उसके साथ हो जाने का था। अपने मरने की उसे जरा भी परवाह न थी। हाँ, कुंवर इंद्रजीत सिंह की याद वह एक शायद के लिए भी न भुला सकती थी, जिसकी तस्वीर उसके कलेजे में खिंची हुई थी। वीरेंद्र सिंह की चढ़ाई का हाल सुन उसे बड़ी खुशी हुई और वह भी अपनी अटारी पर चढ़कर हसरत भरी निगाहों से उस तरफ देखने लगी जिधर वीरेंद्र सिंह की फौज पड़ी हुई थी। चाहे यहाँ से बहुत दूर हो तो भी किशोरी की निगाहें वहाँ तक पहुँच और भीड़ में घुस घुस कर किसी को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही थी। इस समय किशोरी के साथ ही लाली थी, जिसने आज कई दिन हुए किशोरी के कमरे में कुंदन को नारंगी दिखाकर डरा दिया था। लाली किशोरी की निगहबानी पर रखी गई थी तो भी वह किशोरी पर मेहरबानी रखती थी। किशोरी ने नारंगी वाले भेद को जानने की कई दफ़े कोशिश की मगर पता नहीं लगा। उस दिन के बाद कई दफ़े कुंदन से भी मुलाकात हुई मगर पूछने पर उसने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे किशोरी का शक दूर हो जाए। नित्य एक घर में रहने पर भी लाली और कुंदन में फिर किसी तरह की दुश्मनी न दिखाई पड़ी। इस बात ने किशोरी को ताज्जुब को और भी बढ़ा रखा था। इस समय किशोरी के साथ सिवाय लाली के दूसरी कोई औरत न थी। ये दोनों वीरेंद्र सिंह के लश्कर की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। यकायक किशोरी को फिर वही नारंगी वाली बात याद आई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह लाली से पूछने लगी, किशोरी, लाली, उस दिन की बात जब मैं याद करती हूँ, उस पर विचार करती हूँ तो कुंदन की दगाबाजी साफ झलक जाती है। कुंदन अगर सच्ची होती तो तुम्हें मारने के लिए न झपटती, या हकीकत में अगर वह उस समय यहाँ से भाग जाने वाली होती तो उसके काम में विघ्न पड़ जाने से उसे रंज होता, सो उसके बदले में वह खुश दिखाई देती है। लाली, नहीं, वह एकदम से झूठी भी नहीं है। किशोरी, क्या उसकी बातों का कोई हिस्सा सच भी था? लाली, जरूर था। किशोरी, वह क्या? लाली, यही कि वह भी इस किले में उसी काम के लिए लाई गई है जिस काम के लिए आप लाई गई हैं। किशोरी, यानी तुम्हारे राजकुमार के साथ ब्याहने के लिए? लाली, हाँ। किशोरी, अच्छा, उसकी और कौन सी बात सच थी? लाली, इन सब बातों को पूछकर क्या करोगी? इस भेद के खुलने से बहुत बड़ी बुराई पैदा होगी। किशोरी, नहीं नहीं मेरी प्यारी लाली, मेरी जुबान से वह बात कोई दूसरा कभी नहीं सुन सकता और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे उसका हाल साफ साफ कह दोगी। उस दिन से मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी दर्द शरीक हो। अस्तु, अगर मेरा ख्याल ठीक है तो तुम उसका हाल मुझे ज़रूर बता दो, जिससे मैं हरदम होशियार रहूं। लाली, अब वह तुम्हारे साथ बुराई कभी नहीं करेगी। किशोरी, तो भी मेहरबानी करके। लाली, खैर बता देती हूँ, मगर खबरदार इसका जिक्र किसी दूसरे के सामने कभी मत करना। किशोरी, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकती और तुम खुद ही जानती हो कि इस महल में सिवाय तुम्हारे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं दो बातें करती हूँ। लाली, अच्छा, तो सिवाय उस बात के जो मैं ऊपर कह चुकी हूँ, बाकी कुल बातें उसकी झूठ थी। वह इस मकान से भागा नहीं चाहती थी। वह तो हमारे कुमार के साथ ब्याह होने की उम्मीद में खुश है, मगर जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से वह फिक्र में पड़ गई है, क्योंकि वह खूबसूरती और इज्जत में तुमको अपने से बहुत बढ़ के समझती है। और हकीकत में ऐसा ही है। उसे ये ख्याल सता रहा है कि राजकुमार से पहले किशोरी की शादी हो लेगी तब मेरी होगी, और ऐसी अवस्था में किशोरी बड़ी रानी कहलावेगी और उसी के लड़के गद्दी के मालिक समझे जाएंगे। इसी से वह इस फिक्र में थी कि तुम्हें मार डाले, मगर
किसी ऐसे ठिकाने पर ले जाकर जिससे उस पर कोई शक न कर सके। किशोरी, छी छी लाली, मगर अब वह तुम्हारे साथ बुराई नहीं कर सकती। किशोरी, और वह नारंगी वाला भेद क्या है? लाली, वह मैं नहीं कह सकती, मगर तुम उसी से क्यों नहीं पूछती? अब तो वह हरदम तुम्हारी खुशामद किया करती है। किशोरी, मैं उससे पूछ चुकी हूँ। उसने क्या कहा? किशोरी, उसने कहा कि लाली ने नारंगी दिखाकर यह नसीहत की कि देखो इसमें कितनी फाँकें हैं, मगर एक साथ रहने और छिलके से ढके रहने के कारण एक ही गिनी जाती है। कोई कह नहीं सकता कि इसमें कितनी फाँकें हैं। इसी तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए। लाली, ठीक तो कहा। किशोरी, वाह वाह, तुमने तो उसी का साथ दिया, एकदम छोकरी बनाकर भुलावा देने लगी। लाली हंसकर, खैर घबराओ मत, सब मालूम हो जाएगा। इतने में सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट मालूम हुई और दोनों उस तरफ देखने लगी। कुंदन ने पहुंचकर दोनों को सलाम किया और हंसी हंसी में लाली की तरफ देखकर बोली, एक आदमी तुम्हें खोजता हुआ आया है। वह कहता है कि लाली ने मेरी किताब चुराई है, वह किताब जो किसी के खून से लिखी गई है। कुंदन के इन शब्दों में न मालूम क्या भेद भरा हुआ था कि सुनते ही लाली का रंग उड़ गया। खौफ के मारे उसके तमाम बदन में कपकपी पैदा हो गई और मालूम होता था कि किसी ने उसके बदन का खून खींच लिया है। थोड़ी देर तक वह अपने हवास में न रही। अंत में हाथ जोड़ के उसने कुंदन से कहा, लाली, कुंदन, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझ पर रहम खा, मैं तमाम उम्र तेरी लौंडी बनकर रहूँगी। कुंदन, क्या गुलामी की दस्तावेज मेरे आंचल पर लिख देगी? कुंदन के इस दूसरे जुमले ने तो लाली को एकदम ही बदहवास कर दिया। अब की दफ़े वह अपने को किसी तरह न संभाल सकी। उसका सिर घूमने लगा और वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लाली का यह हाल देख कुंदन चुपचाप वहाँ से चली गई, मगर उसकी सूरत से मालूम होता था कि वह अपनी कार्रवाई पर खुश है या उसने लाली के ऊपर अपनी हुकूमत पैदा कर ली है। उसका मुँह सिकोड़कर सिर हिलाना कहे देता था कि वह लाली पर कुछ और भी जुल्म किया चाहती है। बेचारी किशोरी का अजब हाल था। नारंगी वाला भेद जानने के लिए वह पहले ही परेशान थी, अब इस दूसरे भेद ने और भी कलेजा ऐंठ दिया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभाला और लाली को उसी तरह छोड़ छत के नीचे उतर आई तथा अपने कमरे से एक गिलास जल लाकर लाली के मुंह पर छींटा दिया। थोड़ी देर में लाली होश में आई और बिना कुछ बात किए रोती हुई अपने रहने की जगह में चली गई और किशोरी भी अपने कमरे की तरफ रवाना हुई। जिस कमरे में किशोरी रहती थी वह एक खुशनुमा बाग के बीचों बीच में था। इस बाग के चारों कोनों में छोटी छोटी 4 इमारतें और भी थीं। एक में वे कुल औरतें रहती थीं जो कि किशोरी की हिफाजत के लिए मुकर्रर की गई थी। उन औरतों की अफसर लाली थी। दूसरे मकान में 2-3 लौंडियों के साथ लाली रहती थी। तीसरा मकान अमीराना ठाठ से रहने के लिए कुंदन को मिला हुआ था। चौथे मकान में, जो सबसे छोटा था, ताला बंद था, मगर बारी बारी से कई औरतें नंगी तलवार लिए उसके दरवाजे पर पहरा दिया करती थी। यह बाग जनाने महल में था और किसी गैर का यहाँ आना या यहाँ से किसी का निकल भागना मुश्किल था। तो साथियों, यहाँ 8वां बयान समाप्त होता है और अगले बयान के साथ हमारी और तुम्हारी फिर मुलाकात होगी। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।